हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, एंट्रोपी। ये शायद आपके लिए हो सकता है नया टॉपिक हो, पहले आपने शायद ना पढ़ा हो। अगर पढ़ लिया है तब भी ध्यान से देखें, नहीं पढ़ा है तब भी विशेष ध्यान से देखें। बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए आप, और इसको नोट भी करें मेरे साथ साथ। एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ ए सिस्टम। किसी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूलर मोशन के ऑर्डर का मेजरमेंट किया जाता है एंट्रोपी से। एंट्रोपी is a measure of disorderness or disorder of molecular motion of a system। अगर किसी सिस्टम के मॉलिक्यूलर मोशन की डिसऑर्डरनेस ज्यादा है तो इसका मतलब उस सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा होगी, और मॉलिक्यूलर मोशन का डिसऑर्डरनेस कम है। डिसऑर्डरनेस का मतलब उसका मॉलिक्यूलर मोशन की डिसऑर्डरनेस ज्यादा है तो एंट्रोपी ज्यादा होगी, और सिस्टम के मॉलिक्यूलर मोशन की डिसऑर्डरनेस कम है तो उसकी एंट्रोपी कम होगी। सिंपल सी बात बोलूं मैं आपको, किसी सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्यादा डिस्टरबेंस हो, ज्यादा हलचल हो, ज्यादा मूवमेंट हो, इसका मतलब उसकी डिसऑर्डरनेस ज्यादा है तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। और किसी सिस्टम के मॉलिक्यूलर्स की मोशन स्लो है, इसका मतलब उनके मॉलिक्यूलर मोशन की मॉलिक्यूलर जो मोशन है वो स्लो है, इसका मतलब उनके अंदर मूवमेंट में डिस्टरबेंस कम है तो उसकी एंट्रोपी कम होगी। नोट करिए आप इस पॉइंट को। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ सिस्टम। ग्रेटर इज द डिसऑर्डर, ग्रेटर इज द एंट्रोपी, एंड वाइस वर्सा। The change in entropy is defined as the ratio of the absorbed heat by the system to the absolute temperature। डेफिनेशन लिख लो इसकी। क्या मेरे बच्चे, कभी भी सिस्टम की एंट्रोपी डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होता, हमेशा सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज फाइंड किया जाता है। क्लियर है ये बात? फिजिक्स के अंदर केवल दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनका मेजरमेंट मेरे बच्चे डायरेक्ट नहीं होता, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक एंट्रोपी। कभी भी किसी बॉडी का पोटेंशियल नहीं मेजर करते हम। जैसे कहते हैं ना, किसी बॉडी का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, एक्चुअल में 20 वोल्ट जो होता है ना किसी बॉडी का पोटेंशियल, वो 20 वोल्ट पोटेंशियल नहीं है उसका, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के कंपैरिजन में जैसे हमने कहा किसी बॉडी का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, एक्चुअल में 20 वोल्ट बॉडी का नहीं है पोटेंशियल, अर्थ और इस बॉडी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर दो ऐसी हैं जिनका डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होता, उनमें हमेशा चेंज निकाला जाता है। जैसे पोटेंशियल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस पता करते हैं, और एंट्रोपी किसी सिस्टम की एंट्रोपी मेजर नहीं होती, हमेशा उसकी चेंज इन एंट्रोपी मेजर होती है हमेशा। नोट करिए आप इस पॉइंट को। एंट्रोपी, एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूलर मोशन का डिसऑर्डर जिस फिजिकल क्वांटिटी से मेजर किया जाता है उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं हम, कहा जाता है एंट्रोपी। ठीक है ना? ग्रेटर इज द डिसऑर्डर, मतलब किसी सिस्टम के मॉलिक्यूल में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, देन ग्रेटर इज द एंट्रोपी, एंड वाइस वर्सा। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एब्जॉर्ब हीट बाय द सिस्टम टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डेफिनेशन है चेंज इन एंट्रोपी की। चेंज इन एंट्रोपी ds डेल्टा s, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू absorb heat per Kelvin temperature. So ds is equal to dq upon t
दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नोट कर लीजिए आप इसको, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चेंज इन एंट्रोपी is defined as the ratio of absorbed heat to the system, absorbed heat by the system to the absolute temperature. This is the mathematical form of second law of thermodynamics. ds is equal to dq upon t, means absorbed heat per Kelvin temperature of system is equal to change in entropy. ds is equal to absorbed heat upon absolute temperature. This is the mathematical form of second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics का मेरे बच्चे mathematical form ही है इसका। If heat is given to the system, अगर हम किसी सिस्टम को हीट दे दें, जैसे कोई गैस है किसी चैम्बर में, अगर हम इसको हीट देंगे, मेरी बात को समझना मेरे बच्चे, इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, जब हीट देंगे तो इसके मॉलिक्यूलर का डिस्टर्बेंस मेरे ख्याल से बढ़ जाएगा, डिसऑर्डरनेस मॉलिक्यूल की बढ़ेगी। जब हीट देंगे सिस्टम को तो मॉलिक्यूलर की डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, इसमें के अंदर डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाएगा मॉलिक्यूलर मोशन में, तो इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम देन इट्स एंट्रोपी इंक्रीज। इफ हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम देन इट्स एंट्रोपी डिक्रीज। अगर किसी सिस्टम को हीट देंगे तो मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर किसी सिस्टम में से हीट बाहर आ जाए तो मॉलिक्यूलर मोशन स्लो हो जाएगी, डिस्टर्बेंस कम हो जाएगा, एंट्रोपी घट जाएगी। ये बात लिखी है मैंने। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म है चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू एब्जॉर्ब हीट अपॉन टेम्परेचर। दिस इज द सेकंड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर किसी सिस्टम को हम हीट दे दें तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अगर किसी सिस्टम से हीट बाहर निकल आए, इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम देन इट्स एंट्रोपी इंक्रीज। इफ हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम देन इट्स एंट्रोपी डिक्रीज। अगर किसी सिस्टम को हीट देंगे तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी और सिस्टम से हीट बाहर निकलेगी तो मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी, घटेगी। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, बेहतरीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है बच्चों, नोट करिए आप इसे। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज मैक्सिमम। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज मैक्सिमम। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज मैक्सिमम। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है मेरे बच्चे? मैक्सिमम होती है। इन एडियाबैटिक चेंज, जरा गौर से देखिएगा राजा बेटा, इन एडियाबैटिक चेंज एक्सचेंज ऑफ हीट एब्जॉर्ब हीट जीरो होती है। जब यहां जीरो लिखोगे तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो, इट मींस सिस्टम की एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। हेंस एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम रिमेन सेम इन एडियाबैटिक चेंज। ये आपकी क्वेश्चन प्रॉब्लम है मेरे बच्चे। क्या बेटा? फिर से समझ लो इसको। इफ चेंज इज एडियाबैटिक, इन एडियाबैटिक चेंज एब्जॉर्ब हीट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा एक्सचेंज हीट क्या होगी? जीरो होगी, तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगी, क्योंकि डीक्यू की जगह पर जीरो लिखोगे तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? जीरो। इट मींस सिस्टम की एंट्रोपी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। Hence, entropy of a system remains same in adiabatic change. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन प्रॉब्लम है ये। इन ए रिवर्सिबल साइकिल, जैसे कार्नोट हीट इंजन, इन ए रिवर्सिबल साइकिल चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो, क्योंकि कार्नोट हीट इंजन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है ना मेरे बच्चे? रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं उसे। इन ए रिवर्सिबल साइकिल कार्नोट हीट इंजन जैसे चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? जीरो होगी। क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी। एंड इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इन इरिवर्सिबल साइकिल
एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इरिवर्सिबल साइकिल में क्या होती है, इंक्रीज होती है मेरे बच्चे, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स और सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। इस पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब पूरे यूनिवर्स के मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज हो रही है, डिस्टर्शन उसका बढ़ रहा है। इसका मतलब हमारा पूरा यूनिवर्स एक विनाश की ओर जा रहा है। उनकी मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ रही है, इसका मतलब पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसका कारण भी बताते हैं हम, क्या बेटा, एनवायरमेंट पॉल्यूशन। बहुत सारे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से यूनिवर्स के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है यूनिवर्स के द्वारा, तो यूनिवर्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो डिस्टरबेंस उसका बढ़ रहा है। इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स और सिस्टम इज इंक्रीजिंग। अंडरलाइन कर लेना इसको। क्लियर है मेरे बच्चे? मैं बात कर रहा हूं सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेटमेंट ऑफ सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके 3 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस स्टेटमेंट सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए यह है मेरे बच्चे कि अगर कोई मशीन सेल्फ एक्टिंग हो, मींस उस मशीन पर अगर हम बाहर से कोई मैकेनिकल वर्क न करें तो कभी भी हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर कंडक्ट नहीं कर सकती। ये बात लिखी है, ये स्टेटमेंट है, क्लासियस स्टेटमेंट है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी। नो वर्क इज गिवन ऑन इट फ्रॉम आउटसाइड। अगर कोई मशीन सेल्फ एक्टिंग हो, सेल्फ एक्टिंग मशीन का मतलब स्वचालित, मतलब कोई ऐसी मशीन हो जिस पर हम बाहर से मैकेनिकल वर्क बिना वर्क किए, अगर कोई मशीन सेल्फ एक्टिंग है जिस पर कोई बिना मतलब कहने का किसी सिस्टम पर अगर बाहर से वर्क ना किया जाए तो वो मशीन, उस मशीन के अंदर कभी भी हीट लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की ओर कंडक्ट नहीं कर सकती। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। क्या बेटा, यही बात मैंने लिखी है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी। शर्त यह है नो वर्क इज गिवन टू इट फ्रॉम आउटसाइड। इसी प्रिंसिपल पर आपने लिखा है अगर कोई मशीन सेल्फ एक्टिंग हो तो कभी भी हीट लो टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी की ओर नहीं जा सकती। मींस उस मशीन पर अगर हम बाहर से मैकेनिकल वर्क न करें तो कभी भी उस मशीन के द्वारा हीट लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की ओर ट्रांसफर नहीं हो सकती। सेल्फ एक्टिंग हो तभी तो नहीं हो सकती है ना। जब मशीन पर मैकेनिकल वर्क न करें तब हीट लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर की ओर नहीं चल सकती। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो इसका उल्टा तो पॉसिबल है कि अगर किसी सिस्टम पर बाहर से मैकेनिकल वर्क कर दें तो हीट कंडक्ट कर जाएगी। इसका मतलब लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी पर। इसी स्टेटमेंट पर क्लासियस स्टेटमेंट पर ही बनाया गया है रेफ्रिजरेटर। क्लासियस ने तो ये कहा है कि अगर कोई मशीन स्वचालित हो, सेल्फ एक्टिंग हो, मींस मशीन पर कोई बाहर से मैकेनिकल वर्क ना किया जाए तो उस मशीन के द्वारा कभी भी हीट लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर वाली बॉडी की ओर ट्रांसफर नहीं हो सकती। बाहर से मैकेनिकल वर्क ना करें किसी मशीन पर, मींस मशीन स्वचालित हो, सेल्फ एक्टिंग हो, तो वो मशीन हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकती कम टेम्परेचर वाली बॉडी से हाई टेम्परेचर वाली बॉडी की ओर। तो इसका उल्टा तो पॉसिबल हो सकता है। फिर तो अगर किसी मशीन पर हम बाहर से मैकेनिकल वर्क कर दें तो फिर वो मशीन लो टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट को कंडक्ट कर देती है हाई टेम्परेचर वाली बॉडी की ओर। इसी बेस पर रेफ्रिजरेटर बनाया गया है। रेफ्रिजरेटर में यही तो करते हैं, बाहर से कंप्रेसर के द्वारा सिस्टम पर वर्क करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, फ्रीजिंग बॉक्स से लो टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट लेता है और बाहर एनवायरनमेंट में ट्रांसफर कर देता है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जस्ट उल्टा है। दूसरा स्टेटमेंट केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या है, कोई भी मशीन ऐसी नहीं हो सकती,
कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं हो सकता जो उसको दी गई टोटल हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सके। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन टू कन्वर्ट होल हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। कार्नोट हीट इंजन, वो स्टेटमेंट यही तो है मेरे बच्चे। क्या? इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन टू कन्वर्ट होल हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। कोई भी हीट इंजन, इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक। कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं होता जो उसको दी गई टोटल हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सके। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है मेरे बच्चे। ये स्टेटमेंट किसका है? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट केल्विन स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल सा और आसान सा। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। ये केल्विन स्टेटमेंट है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। इसका मतलब यूनिवर्स के मॉलिक्यूलर मोशन का डिस्टरबेंस बढ़ रहा है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, थर्ड स्टेटमेंट विशेष ध्यान से सुने। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, दैट इज डिसऑर्डर इन नेचर इज इंक्रीजिंग। क्या मेरे बच्चे? इस हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, इसका मतलब यूनिवर्स की डिसऑर्डरनेस, मॉलिक्यूलर मोशन की डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रही है। दैट इज यूनिवर्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। हमारा यूनिवर्स, दैट इज यूनिवर्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। हमारा यूनिवर्स विनाश की ओर जा रहा है, डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है। ठीक है ना? डिस्ट्रक्शन समझते हैं ना? विनाश की ओर जा रहा है। इसका मतलब हमारी यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं बच्चों, इन पॉइंटों को स्पेशली बोल रहा हूं मैं, अंडरलाइन करो और नोट कीजिए मेरे साथ साथ। चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। और चेंज इन एंट्रोपी का लिए रिलेशन क्या है? ds इज इक्वल टू dq अपॉन t। मैं बात कर रहा हूं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अगर किसी सॉलिड या लिक्विड को हम हीट दे दें या किसी सिस्टम को हीट दें तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और सिस्टम से हीट बाहर निकली तो उस सिस्टम की एंट्रोपी घटेगी। मैं सिस्टम में क्या बता रहा हूं? सिस्टम में कोई सॉलिड हो या फिर कोई लिक्विड हो, उसकी एंट्रोपी का चेंज बता रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा, दो केस है इसके। फर्स्ट केस सुनिएगा, व्हेन हीट इज गिवन टू ए सिस्टम ड्यू टू विच इट्स स्टेट चेंजेस। अगर हम किसी सॉलिड को या किसी लिक्विड को हीट दें, उस हीट से उसकी स्टेट चेंज हो जाए, जैसे ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ सॉलिड और बॉइलिंग ऑफ लिक्विड। जब कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा हो या फिर कोई लिक्विड बॉइल हो रहा हो तो उसकी स्टेट बदलेगी। जैसे कोई सॉलिड ड्यूरिंग मेल्टिंग के समय पर कोई सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो जो हीट दी जा रही है वो स्टेट को चेंज करेगी लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो चेंज इन एंट्रोपी के लिए रिलेशन लगाएंगे ds इज इक्वल टू dq अपॉन t। और ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट गिवन अमाउंट ऑफ हीट के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं इज इक्वल टू ml होता है। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर गिवन अमाउंट ऑफ हीट टू द सिस्टम और हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम इज गिवन बाय द रिलेशन ml। अगर सिस्टम को हीट देंगे तो प्लस और सिस्टम से हीट बाहर आएगी तो माइनस। तो dq की जगह पर हम क्या लिख देंगे? ml। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट इज इक्वल टू प्लस माइनस ml अपॉन t। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है मेरे बच्चे? प्लस माइनस ml अपॉन t ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। मैं सॉलिड और लिक्विड की चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला बता रहा हूं। जब सॉलिड या लिक्विड की स्टेट बदल रही हो लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज ना हो तो गिवन अमाउंट ऑफ हीट के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है ml। अगर सिस्टम को हीट देते हैं तो प्लस लिखेंगे और सिस्टम से हीट बाहर निकलेगी तो माइनस लिखेंगे।
सेकंड केस, ड्यूरिंग चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा मेरे बच्चे? व्हेन हीट इज गिवन टू द सब्सटेंस, सब्सटेंस कौन सा है, या तो सॉलिड है या लिक्विड है, ड्यू टू विच इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2। तो चेंज इन एंट्रोपी के लिए रिलेशन लिखा जाएगा ds बराबर dq अपॉन dt, और टेम्परेचर बदल रहा है उसका T1 से T2 तक। तो चेंज इन एंट्रोपी के लिए रिलेशन लिखा जाएगा ds इक्वल टू dq अपॉन t। चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग चेंज ऑफ टेम्परेचर T1 से T2 तक dq अपॉन t। क्लियर? तो dq इक्वल टू क्या होगा, mc dt, dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो dq की जगह पर मैं लिख सकता हूं मास इंटू स्पेसिफिक इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सॉलिड और लिक्विड T1 से T2 तक, dq की जगह पर लिख सकता हूं मैं mc dt अपॉन t। क्लियर? mc कांस्टेंट है, 1 अपॉन टी का टी के रिगार्ड में इंटीग्रेशन होगा नेचुरल लॉग टी, और लोअर लिमिट T1 और अपर लिमिट T2। इसको लिखेंगे हम mc नेचुरल लॉग T2 माइनस नेचुरल लॉग T1। तो इसको लिख सकता हूं मैं T2 अपॉन T1। चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला है सॉलिड और लिक्विड के लिए ड्यूरिंग चेंज ऑफ टेम्परेचर mc नेचुरल लॉग T2 बाई T1। नेचुरल लॉग को बेस 10 बनाना है तो इसमें 2.3026 का मल्टीप्लाई कर देना। तो मैंने यही लिखा है, देखो चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू dq अपॉन t। चेंज इन एक्सचेंज ऑफ हीट क्या होगी, ड्यूरिंग चेंज ऑफ टेम्परेचर। dq की जगह पर मैंने लिख दिया है, dq की जगह पर mc डेल्टा t, चेंज इन टेम्परेचर, मास इंटू स्पेसिफिक इंटू चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बदल रहा हो किसी सॉलिड या लिक्विड का तो गिवन अमाउंट ऑफ हीट के लिए फॉर्मूला होगा mc डेल्टा t। डेल्टा t को मैंने चेंज इन टेम्परेचर dt से लिख दिया है। तो dq की जगह पर mc dt अपॉन t। mc तो कांस्टेंट है, ये तो ये रहा, इंटीग्रेशन कर रहे हो 1 अपॉन टी का t के रिगार्ड में, 1 अपॉन टी का t के रिगार्ड में नेचुरल लॉग t, और लोअर लिमिट T1 है, अपर लिमिट T2 है। तो T2 अपॉन T1 मैंने इसको यहां से देखो ऐसे दिखा दिया है, जरा T2 अपॉन T1, और बेस 10 को, बेस E को बेस 10 बनाना है, इस बेस E को बेस 10 लिखना है। तो इसमें मल्टीप्लाई करना है यहां पर 2.3026 का, तो 2.3026 इंटू m इंटू सी log 10 T2 अपॉन T1। दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ड्यूरिंग चेंज ऑफ टेम्परेचर। मेरे ख्याल से इस पॉइंट को पहले नोट करिए आप, तभी मजा आएगा। नोट कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहा हूं। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट गिवन अमाउंट ऑफ हीट के लिए लिखते हैं फॉर्मूला ml, और ड्यूरिंग चेंज ऑफ टेम्परेचर गिवन अमाउंट ऑफ हीट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं mc डेल्टा t और अपॉन t, पहले टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर बढ़ करके हो गया T2। mc तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन t का t के रिगार्ड में इंटीग्रेशन लॉग नेचुरल लॉग t, लोअर लिमिट T1 है, अपर लिमिट T2। तो यहां पर लिखेंगे हम लॉग नेचुरल लॉग T2 माइनस नेचुरल लॉग T1। नेचुरल लॉग T2 माइनस नेचुरल लॉग T1 को लिख सकता हूं मैं नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1। बेस E को बेस 10 बनाना है, बेस E को बेस 10 में कन्वर्ट करना है, जरा गौर से देखो, बेस E को बेस 10 बनाना है तो इस वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे 2.3026 का, तो ये जो बेस है ना, बेस E बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये शायद जानते होंगे, ये जनरल मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, आपने नोट कर लीजिए। मैं बात कर रहा हूं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस, विशेष इंपोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चेंज इन एंट्रोपी में पहले बात की है आपसे एक सॉलिड और लिक्विड की। सॉलिड और लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं तो या तो उनकी स्टेट बदलेगी या फिर
उसका टेम्परेचर बदलेगा। अगर स्टेट चेंज हो रही है तो dq की जगह पर ml लिखेंगे, और अगर टेम्परेचर बदल रहा है सॉलिड और लिक्विड का तो dq की जगह पर mc डेल्टा t। अब मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा किसकी, गैसों की। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस, अंडरलाइन करना, इसके 3 केस हैं बच्चों। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस, इसके 3 केस हैं। 3 केस क्यों है मैं बताता हूं। PV इक्वल टू nRT, क्योंकि किसी गैस का टेम्परेचर बदल सकते हैं हम, या तो गैस के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ध्यान से सुनना, चेंज इन एंट्रोपी, प्रेशर और वॉल्यूम बदल जाए और ये टेम्परेचर बदल जाए, तो इसलिए 3 केस हैं। एक बार आइसोकोरिक चेंज में चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, आइसोकोरिक में मतलब जिसका वॉल्यूम सेम हो। आइसोथर्मल में जिस केस में गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबारिक चेंज में चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी। 3 केस हैं इसके। तो पहले 3 केस तो बाद में समझ में आएंगे बच्चों, पहले मैं बात कर रहा हूं चेंज इन एंट्रोपी परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस इक्वेशन ऑफ फॉर n मोल ऑफ गैस PV इक्वल टू nRT, ये रिलेशन हम जानते हैं ना। तो चेंज इन एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट लिखिएगा, ds इक्वल टू dq अपॉन t। अब गैसों की बात कर रहे हो आप, तो किसी गैस को अगर हम हीट दें तो इस हीट का कुछ पार्ट तो यूज होता है उसकी इंटरनल एनर्जी को बदलने में, प्लस बची हुई एनर्जी यूज होती है किसमें, वर्क में, PdV। गिवन अमाउंट ऑफ हीट, a part of heat is given to the system. If any amount of heat dq is given to the system, then a part of this heat is used to change internal energy of system and the remaining part of heat is used to do work. गैसों की बात कर रहा हूं मैं, गैसों की बात कर रहा हूं बच्चों। परफेक्ट गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT होती है, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ds इक्वल टू dq अपॉन t। तो इस dq की जगह पर मैं लिख सकता हूं du प्लस PdV। तो इस dq की जगह पर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से du प्लस PdV इसकी जगह पर लिख सकता हूं। तो रिलेशन आ गया ds बराबर इस dq की जगह पर du प्लस PdV अपॉन t। इसको मैं सेपरेट करके लिख रहा हूं बच्चों, du अपॉन टी टेम्परेचर T1 से T2 तक, प्लस PdV अपॉन टी। तो बदल क्या रहा है यहां पर, वॉल्यूम, तो V1 से V2 तक। तो एक काम करो, इस वाले रिलेशन में वॉल्यूम बदल रहा है तो P अपॉन टी को यहां से देखो P और ये T, P अपॉन टी को लिख सकते हैं हम NR अपॉन V। ये बात मैंने देखो यहां लिख दी है। इस P अपॉन टी की जगह पर मैं लिख सकता हूं NRT अपॉन V, या P अपॉन टी को यहां ले लो, अरे इस T को यहां ले लो, P अपॉन टी बराबर NR अपॉन V लिख सकता हूं। तो मैंने यही किया है, देखो dq की जगह पर लिख दिया मैंने du प्लस PdV अपॉन टी, इसको सेपरेट करके लिख दिया du अपॉन टी, प्लस क्योंकि इसमें टेम्परेचर बदल रहा है, टेम्परेचर बदलने से इंटरनल एनर्जी बदलेगी, यहां पर PdV अपॉन टी, लेकिन बदल क्या रहा है, वॉल्यूम। तो यहां पर P अपॉन टी को रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन से, यहां से P अपॉन टी बराबर आएगा NR अपॉन V। तो P अपॉन टी की जगह पर मैंने NR अपॉन V लिख दिया है और ये इक्वेशन मैंने एज इट इज नोट कर दी है। जरा गौर से देखो, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस इज इक्वल टू, ये वाला टर्म लिख दिया मैंने ऐसे की ऐसे, P अपॉन टी की जगह पर यहां से P अपॉन टी की जगह पर NR अपॉन V लिख दिया है, तो P अपॉन टी की जगह पर मैंने लिख दिया है NR अपॉन V। दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस। ये रिलेशन चेंज इन एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस के लिए है। गैस है उसके लिए चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन T1 से T2 तक du अपॉन टी प्लस NR dV अपॉन V
लोअर लिमिट V1 है और अपर लिमिट V2, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम बदल रहा है तो वॉल्यूम की लिमिट V1 से V2 तक, यहां पर इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर बदलता है, परफेक्ट गैस की इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, इसलिए यहां पर लिमिट मैंने जो ली है टेम्परेचर के लिए T1 से T2 तक। अब मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, अब इसके 3 केस हैं बच्चों। परफेक्ट गैस की चेंज इन एंट्रोपी का रिलेशन ये है, विशेष इंपोर्टेंट बात है, आप ध्यान से सुनना। चेंज इन एंट्रोपी परफेक्ट गैस ds इक्वल टू इंटीग्रेशन du अपॉन टी, लोअर लिमिट T1 और अपर लिमिट T2। ये रिलेशन कहां से आया ये समझ आ गया होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैंने यूज किया है। V1 से V2 तक लिमिट है nr dv अपॉन v। अब मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट केस ध्यान से सुनिएगा। इफ चेंज इज आइसोथर्मल, इफ चेंज इज आइसोथर्मल, गैस परफेक्ट है, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर जिसमें नहीं बदल रहा। चेंज अगर आइसोथर्मल है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेरे बच्चे जीरो होती है। ये पॉइंट मैंने इंटरनल एनर्जी जब पढ़ाई थी गैस की बताया था। इफ चेंज इज आइसोथर्मल देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, तो इस du की जगह पर जीरो लिख दो, यहां पर जीरो लिख दोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। तो चेंज इन एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा nr, ये रहा लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2, V1 से V2 तक dv अपॉन v। क्लियर? अब जरा गौर से देखो, 1 अपॉन v का v के रिगार्ड में इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग v होगा, लोअर लिमिट V1 है और अपर लिमिट V2। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं nr, इसको लिख रहा हूं नेचुरल लॉग v और लोअर लिमिट V1 और अपर लिमिट V2। इसको लिखेंगे हम क्या, nr नेचुरल लॉग, जब लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट पुट करेंगे साइन नहीं बदलता, लोअर लिमिट पुट करते हैं तो साइन बदल जाएगा, नेचुरल लॉग V1। और इसको लिख सकता हूं मैं nr नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, ध्यान है ना, ds इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी। अगर बेस E को, नेचुरल लॉग का बेस E को बेस 10 बनाना है तो इस बेस E को हटा करके बेस 10 करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.3026 का। तो यहां पर मैंने चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया है nr नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। और अगर बेस E को बेस 10 बनाना है तो यहां पर 2.3026 का मल्टीप्लाई और कर देना, अदरवाइज रिजल्ट ये है। क्लियर? सेकंड केस, इफ चेंज इज आइसोकोरिक दैट इज वॉल्यूम कांस्टेंट, तो dv इक्वल टू 0, और dv इक्वल टू 0 जब होगा तो ये वैल्यू 0 कर दो, तो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन du अपॉन टी, लोअर लिमिट T1 और अपर लिमिट T2, क्योंकि आइसोकोरिक चेंज में चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। इन इफ चेंज इज आइसोकोरिक तो dv इक्वल टू 0, तो dv इक्वल टू 0 लिखोगे यहां पर तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया। तो चेंज इन एंट्रोपी गैस की क्या आ गई, इक्वल टू ds इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 तक du अपॉन टी। तो ये लिखा हुआ है T1 से T2 तक इंटीग्रेट कर दो 1 अपॉन टी को u के रिगार्ड में। क्लियर? तो जरा गौर से देखो, चेंज इफ चेंज इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक चेंज में गिवन अमाउंट ऑफ हीट, इफ चेंज इज आइसोकोरिक, क्या बेटा, आइसोकोरिक चेंज इन आइसोकोरिक चेंज, आइसोकोरिक चेंज का मतलब दैट इज वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए रिलेशन होता है NCV डेल्टा T dt। तो du को लिख सकता हूं NCV dt। तो इस
चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोकोरिक चेंज, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया था फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, नोट करके लिखे थे मैंने, du की जगह पर NCV डेल्टा टी अपॉन टी। NCV कांस्टेंट है, ये रहा 1 अपॉन टी का टी के रिगार्ड में इंटीग्रेशन, नेचुरल लॉग लोअर लिमिट T1 अपर लिमिट T2, तो T2 अपॉन T1, ये रिलेशन नोट कर लीजिए। अगर बेस ई को बेस 10 बनाना है तो बेस 10 लिख करके यहां पर मल्टीप्लाई कर देना 2.3026 का, अदरवाइज नेचुरल लॉग के टर्म में ही ध्यान रखिएगा। क्लियर? कोई डाउट? नोट कर लिया बच्चों सभी ने? थर्ड केस देखो जरा। इफ चेंज इज आइसोबारिक, इफ चेंज इज आइसोबारिक का मतलब इफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, जब किसी गैस को हम कांस्टेंट प्रेशर पर, आइसोबारिक का मतलब जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट रख करके गैस को हम हीट करते हैं, तो उस गिवन अमाउंट ऑफ हीट का कुछ पार्ट तो यूज होता है उस गैस की इंटरनल एनर्जी बदलने में और कुछ पार्ट यूज होता है वर्क डन में। तो आइसोबारिक चेंज में जरा गौर से देखो, आइसोबारिक चेंज में इंटरनल एनर्जी भी बदलेगी और वर्क डन भी होगा। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी के लिए रिलेशन, आइसोबारिक चेंज में इंटरनल एनर्जी भी बदलेगी। तो लिखेंगे हम du अपॉन dt, इंटीग्रेशन करेंगे T1 से T2 तक, ये P dv अपॉन T, और P dv अपॉन T को P अपॉन T को लिख दिया था मैंने nr अपॉन v। तो वर्क में भी एनर्जी यूज होगी और इंटरनल एनर्जी में। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोबारिक चेंज इन, if change is isobaric, that is pressure is constant, then change in entropy of the system और गैस, इसके लिए रिलेशन लिखेंगे du अपॉन टी, इंटीग्रेट कर दो T1 से T2 तक, प्लस nr dv अपॉन v, इंटीग्रेट कर दो V1 से V2 तक। ये रिलेशन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा बच्चों। जरा ध्यान से सुनो, du की जगह पर लिख सकता हूं, इस du की जगह पर लिख सकता हूं क्या, अभी बताया था du चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ गैस NCV dt। तो इस du की जगह पर NCV dt अपॉन टी प्लस nr dv अपॉन v। जरा गौर से देखो, NCV कांस्टेंट है, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन टी के रिगार्ड में नेचुरल लॉग टी और लोअर लिमिट T1 अपर लिमिट T2, तो T2 बाई T1 प्लस nr 1 अपॉन v का v के रिगार्ड में इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग v2 बाई v1, क्योंकि लोअर लिमिट v1 है अपर लिमिट v2 है तो इसको v2 बाई v1 लिखा जाएगा। ये बात मेरे ख्याल से 100% आपको क्लियर होनी चाहिए। नोट करके आप एक दो बार इसको नोट करके कॉपी पर नोट कर करके जब रिवाइज करोगे तभी आपके दिमाग में रहेगा। एक छोटा सा बहुत बेहतरीन सा सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। द चेंज इन द एंट्रोपी, द चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ ए 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस विच वेंट थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। From an initial state P1 V1T to the final state P2 V2T is equal to change in entropy। पहले आइसोथर्मल चेंज में पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा ऑप्शन दिया है R नेचुरल लॉग T, तीसरा दिया है R नेचुरल लॉग V1 बाई V2। 1 मोल गैस है, वो ध्यान रखना ऊपर, R नेचुरल लॉग V2 बाई V1। जरा गौर से देखिएगा, मेरे ख्याल से रिजल्ट ये आना चाहिए। कैसे आना चाहिए देखो, चेंज इन एंट्रोपी ds इक्वल टू dq अपॉन टी। चेंज आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल चेंज में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है केवल। आइसोथर्मल चेंज में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, केवल वर्क होगा। इन आइसोथर्मल चेंज du जीरो है, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, p dv अपॉन टी। p अपॉन टी को pv इक्वल टू nRT से p अपॉन टी की जगह पर लिख सकता हूं मैं nr अपॉन v, इसकी जगह पर P अपॉन टी की जगह पर nr अपॉन v।
ठीक है, एन आर अपॉन वी। एन कितना है, 1 मोल गैस है, तो 1 मोल एन की जगह पर 1 लिख सकता हूं। आर कांस्टेंट हो गया, एन आर मैंने पहले बाहर ले लिया, एन आर 1 अपॉन वी का, 1 अपॉन वी का, अरे मेरे बच्चे P अपॉन टी की जगह पर मैं लिख सकता हूं यहां से P अपॉन टी की जगह पर एन आर अपॉन वी, तो ये लिख दिया है, देखो जरा गौर से, एन आर टी अपॉन वी अपॉन टी, इस टी से टी कैंसिल हो तो गया, तो क्या बचा, एन आर अपॉन वी डी वी। तो एन आर तो कांस्टेंट है, ये बाहर ले लिया, 1 अपॉन वी का वी के रिगार्ड में इंटीग्रेशन, 1 अपॉन वी का वी के रिगार्ड में इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो जरा, एन आर तो ऐसे लिख दिया, 1 अपॉन वी का वी के रिगार्ड में नेचुरल लॉग वी और लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2, तो V2 बाई V1। अमाउंट कितना है गैस का, 1 मोल गैस है, तो एन की जगह पर 1 मोल, एन की जगह पर 1 लिख देंगे, चेंज इन एंट्रोपी आ गई, आर नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, हेंस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है। नोट कर लीजिए आप इसे, नोट कर लिया, नोट कर लिया मेरे बच्चे। बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया है एंट्रोपी, इस टॉपिक को 1-2 बार रिवाइज कर लें, सिंपल टॉपिक है, कुछ है नहीं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों आइसोथर्मल एंड एडिएबेटिक चेंज। तब तक के लिए इस वीडियो को 1-2 बार सुनें और इसको कॉपी पर नोट कर लें और रिवाइज कर लें।